अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ कि तुम दोनों इतना लड़ते क्यों हो, ताकि मैं तुम दोनों की नाराज़गी ख़त्म करवा सकूं। असद बोला, नहीं असद, इन दोनों के मामले में मत पड़ो, वरना एक बार इनके मामलात में फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। मैंने भी कोशिश की थी इन दोनों के केस को सुलझाने की, और पता है इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने उल्टा मुझसे ही दुश्मनी बांध ली। सहर इन दोनों को देखते हुए बोली, और पीछे सोफे पर बैठा अरमान शायद पहली दफ़ा इतनी देर बाद मुस्कुराया था। इसे सीएमएच के डॉक्टर से ऐसी बचकाना बातों और लड़ाई झगड़ों की तवक्को नहीं थी। सहर, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इसकी भाभी बनने वाली हो? इसने शिकवा कर निकाहों से इसे देखा। तौबा करो लड़की, अगर तुम्हें बता देती ना तो तुमने मेरा हमेशा के लिए बाइकाट कर देना था, और मेरी इस हॉस्पिटल में पूरे साल में एक ही तो दोस्त बनी है। अगर इस नमूने की वजह से तुम्हें छोड़ देती तो बहुत नुकसान हो जाना था मेरा। इसीलिए पर्सनली तुम लोगों को मनाने की कोशिश की थी कि सुधर जाओ, लेकिन फिर भी तुम दोनों की हालतें नहीं बदली। शक्लें भी वैसी की वैसी हैं और हरकतें भी। सहर मज़े से बोल रही थी और वह दोनों एक बार फिर एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। सहर के नमूना कहने पर दनियाल ने इसे बेयकीनी से देखा। असद को खुद भी इनकी बचकाना हरकतें देखकर शदीद हंसी आ रही थी। सहर, तुम भी अपनी दोस्त की बोलने लग गई हो। इसके चेहरे पर बच्चों जैसा दुख था। जिस पर सहर ने शाने चकाए तो वो इसे हक्का बक्का देखता रह गया, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो। इस लड़की की हंसी छूट गई। मज़ा आया डॉक्टर दनियाल, वो ऊंची आवाज़ में फतहाना अंदाज में बोली। चले भाई, गेट वेल सून, मेरी ड्यूटी है इसलिए अब मैं चलती हूँ। यहाँ पर भी ड्यूटी ही पूरी करने आई थी, लेकिन सारा टाइम तो इन्होंने ही वेस्ट कर दिया। असद ने इस बात में सर हिलाया। वो वापस मुड़ गई। आप भी तो ड्यूटी पूरी किए बगैर बातों में टाइम वेस्ट करके ही जा रही हैं ना। मैं मोस्ट सीनियर ऑफिसर को आपकी कंप्लेन करूँगा। पीछे से किसी की मुंह पर तमाचा मारती हुई आवाज़ आई। हाँ, वो 2 सालों से मौका पाकर एक दूसरे के चेहरों पर तमाचे ही तो मार रहे थे। वो गुस्से में चोर वापस मुड़ी और अरमान की झुकी हुई फ़ोन में मशगूल निगाह एक बार फिर तब उठी जब वो वापस मुड़ी। सहर, तुमने असद का चेकअप भी किया है या फिर सराहने बैठकर आंसू ही बहाए हैं? इसने सारा गुस्सा सहर पर निकाला। अरमान और असद इसकी बात पर ज़ेर-लब मुस्कुराए। सहर तो जैसे सहम ही गई। नहीं नहीं, मैंने चेक भी किया है। कुछ देर पहले एक सीनियर डॉक्टर भी आए थे। इसने फ़ौरन वजाहत दी। वो इससे 2 साल छोटी थी और जूनियर भी थी, यानी असद से वो 4 साल छोटी थी। सुन लिया आपने? अब अगर मुझसे कोई और तकलीफ़ है तो कह दें, ताकि मैं सुकून से दूसरे पेशेंट को टाइम दे सकूं। वो इसे कड़ी निगाहों से देखते हुए बोली। नहीं विलादा, तुम जाओ। असद प्यार से बोला तो वो विलादा पीछे मुड़ी। ये नाम सुनते ही जैसे अरमान ने झटका खाकर अपनी निगाहें ऊपर उठाई। पीछे मुड़ते ही विलादा ने अपने सामने बैठे हैंडसम से लड़के को देखा, और अरमान इसे देखकर जैसे पत्थर का मुजस्मा बन गया। विलादा ने इसे सवालिया जांचती हुई निगाहों से देखा। अरमान को लगा कि अब वो हिल नहीं सकेगा कभी भी। विलादा इसको एक टुक अपनी जानिब देखने से गड़बड़ाई। आप कौन हैं और पेशेंट के रूम में क्या कर रहे हैं? इसकी भनुएं तनी हुई थी। अरमान झटका खाकर सोफे पर से उठा। वो हिलकिलाया। वो इसे बहुत गौर से देख रहा था। वो इसे झट से पहचान गया था। वही खूबसूरत सुनहरी चेहरा, नरम और मुलायम, गुलाबी गाल, कांच सी खूबसूरत भूरी आंखें, अनाबी होंठ, खिले हुए सिल्की डार्क ब्राउन बाल। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे बरसों पहले थी। इसका चेहरा अब अभी तरोताज़ा और चमक से भरपूर था। इसके चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ अजीब सी कशिश भी थी। ये मेरा दोस्त है विलादा, असद ने फ़ौरन वजाहत की। वो इसकी आदत से वाकिफ़ था। कुछ भी कहीं भी किसी को भी उल्टा सीधा बोल देती थी। विलादा ने मुड़े बिना इसे ही देखते हुए असद की बात सुनी। इसने कहा, और फिर इसे नीचे से ऊपर तक देखा, लेकिन फिर अचानक इसकी निगाह मुसलसल अपने ऊपर ही मरकूज़ देखकर इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। एक तो 10-10 मिनट तक घूर न लें, इन्हें चैन नहीं मिलता, इडियट। वो ऊंची आवाज़ में बोली। अरमान का सकता टूटा। कमरे में मौजूद सारे नफूस ने इसे बेयकीनी से देखा। वो शायद गलत जगह पर गलत बंदे से गलत बात कह बैठी थी। सबके चेहरे पर ही लिखा हुआ था। असद ने अपने सर पे बेसाख्ता हाथ रखा। इसे पता था कि अरमान अपने बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ अरमान की हालत कुछ और ही थी। इसके दिल में आज 13 सालों के बाद खुशी आई थी। मुतमईन था, पुरसकून था। वो सबके सामने वाज़ेह नहीं करना चाहता था, लेकिन वो खुशी से रोना चाहता था। वो इसे आज इस मकाम पर देखकर जैसे फ़ख्र महसूस कर रहा था। विलादा, तुम्हें पता है ये कौन है? सहर डरते हुए बोली। कौन है? और इसने इसी तरह पटाखा लहजे में कहा कि सहर वाकई में गड़बड़ाई। एसएसजी कमांडो मेजर अरमान खान, सहर ने एक ही सांस में कहा। अब
विलादा ने इसे हैरानी से देखा और फिर 2 सेकंड से पहले ही अपने जहन में आई सोच को छटका और दोनों बाजू सीने पर बांध कर नज़ाकत से खड़ी हो गई। अरमान को लगा कि वो इसे पहचान जाएगी, लेकिन इसने तो जैसे इस नाम पर भी ज़्यादा गौर नहीं किया था। अच्छा, तो आर्मी वालों के पास भी दूसरों को घूरने का इतना फारिग वक्त होता है। वो अपनी एक आबरू चुकाकर बोली तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग ही एक गहरी सांस अंदर खींच कर रह गए, लेकिन अरमान ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ इसे देखता रह गया। कोई इसे पूछे तो सही कि वो महसूस क्या कर रहा है, कोई ये भी तो पूछे कि वो अगर घूर भी रहा है तो किसे। वो खामोशी से ही कमरे से फ़ौरन बाहर निकल गया। मिस विलादा सुल्तान, मुझ जैसे बेचारे गरीब आदमी से दुश्मनी लगा कर तो आपको वाकई में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन अरमान के साथ अदावत से आपको बहुत बड़ा खसारा उठाना पड़ेगा। इसके करीब आकर दनियाल ने सरगोशी की और मज़े से कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। वो सर झटक कर पीछे मुड़ी तो वो दोनों इसे तासुफ से नफ़ी में सर हिलाते हुए देख रहे थे। विलादा ने अपने शाने हिचकाए और पीछे एक बार बंद दरवाजे की तरफ देखा। वो कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने साथ पड़े बेंच पर आकर बैठ गया। इसकी आंखों में शायद नमी थी। हाँ, वाकई में इसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। इसने बेसाख्ता अपने हाथों को आंखों के पास लेकर सारे आंसू साफ किए। वो खुश था, वो अब मुस्कुरा रहा था। विलादा, वो कभी नहीं सोच सकता था कि वो इसे ऐसे मिलेगी, इतनी आसानी से, इतनी अच्छी जगह पर मिल जाएगी। अगर इसे उस्मान के लिए कुछ बनना था तो विलादा भी उस्मान की बहन ही थी। वो नफ़ी में सर हिलाता वो मुस्कुराए जा रहा था। आज इतने सालों के बाद इसे मालूम हो गया था कि अब भी इसके अंदर एहसासात बाकी हैं। अब भी वो कोई खुशी या किसी गम को महसूस कर सकता है। अभी इससे पहले कि वो कुछ मज़ीद सोचता या बोलता, इसने अपने करीब ही एक ज़ोरदार कहके की आवाज़ सुनी। इसने झटके से अपने सर ऊपर किया तो करीब ही विलादा किसी कैडेट से बातें कर रही थी। मुसलसल ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसती जा रही थी और वो कैडेट जिसकी आंखों में शायद आंसू थे हंस पड़ी। अरमान की आंखों में आंसू के बजाय बेयकीनी सिमट आई और फिर चेहरे पर खुशी के बजाय सख्ती ने जगह ले ली। वो अब भी इसी कैडेट से बिल्कुल इसी के सामने खड़ी अब मुस्कुराकर कुछ बोल रही थी। तुम ऐसे कैसे मुस्कुरा सकती हो विलादा? तुम सब कुछ कैसे भूल गई हो? तुम उस्मान को, अपने दादा को कितनी बेरहमी से भूल गई हो? इसके दिल ने बेख्तियार सोचा। विलादा ने कैडेट को अब अपने साथ लगाया और कुछ कहकर वापस से भेज दिया। अरमान फ़ौरन अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। इसकी रगों में शदीद किस्म का गुस्सा दौड़ने लगा। विलादा वैसे ही हाथ में स्कोप पकड़े वापस मुड़ी तो अरमान इसके बिल्कुल करीब था। वो 2 कदम पीछे हुई। इसने नासमझी से अपनी आबरू उचकाई और फिर जैसे सब कुछ समझ कर माथे पर बेख्तियार हाथ रखकर आंखें कुछ लम्हों के लिए मूंद ली। सॉरी मेजर, मैंने तो कमरे में आपको 2-3 बातें इसलिए सुनाई क्योंकि आप मुझे बार बार घूर रहे थे। शायद ना भी घूर रहे हों, लेकिन कसम से मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। आई एम सो सॉरी। इसके बाद वह जैसे अरमान को हैरानी का एक दूसरा झटका लगा। वो जो कभी इसकी रग रग से वाकिफ़ हुआ करता था, अब इसकी अजीब किस्म की बातें इसकी समझ से बाहर थी। वो ये तो कम अज़ कम जानता था कि वह पागल थी, लेकिन पागलपन की इंतहा कर देगी, इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। ये सब सोचते हुए भी इसके चेहरे पर सर्द मुहर थी। ओह मिस्टर आइसमैन, मुझे इतने गुस्से से देखने की वजह पूछ सकती हूँ? इसकी मुकम्मल बात सुने बिना ही वो वापस मुड़ गया। इसी दौरान अरमान के फ़ोन पर बेल बजने लगी। विलादा इसकी पुश्त को हैरानी से देखती रह गई। डॉक्टर विलादा, आपको मेन ऑफिस में सर बुला रहे हैं, पीछे से एक कैडेट आकर इससे बोली। वो पीछे मुड़ी और इस बात में सर हिला दिया, लेकिन पता नहीं क्यों इसने वापस पलटकर अपने पीछे ज़रूर देखा था। इसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से इजाज़त देने की आवाज़ आई तो वह दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ गई। अंदर दाखिल होते ही परतैश कमरे में सामने शीशे की मेज़ के दूसरी तरफ लगी कुर्सी पर ब्रिगेडियर हारून बैठे हुए थे और इसकी पुश्त किए कुर्सी पर कोई लड़का बैठा हुआ था। कैप्टन विलादा सुल्तान, इनका लहजा स्पॉट था। चेहरे पर भी कोई तासरात वाज़े ना होते थे। वो नॉर्मल से अंदाज में मेज़ के पास जाकर अपने पीछे हाथ बांधे खड़ी हो गई। आज आपने अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं की हैं। सबसे पहले मेजर असद नामी पेशेंट के रूम में आप गप्पे लगाकर वापस आ गई और फिर दूसरे कमरे में जाने के बजाय एक कैडेट से बातें करती रही हैं। क्या ये सच है? इसे इन शिकायत से अंदाज़ा हो गया था कि ये सारी बातें यकीनन दनियाल ने ही ब्रिगेडियर तक पहुंचाई होंगी और इस बात की तस्दीक इसने अपने साथ ही कुर्सी पर बैठे डॉक्टर दनियाल को देखकर कर ली थी। यस सर, सॉरी सर, वो बस यही बोल सकी। इस डॉक्टर को तो वो बाद में पूछेगी। अभी ब्रिगेडियर साहब कुछ और कहने ही लगे थे कि दरवाज़ा खटखटाया गया और कोई अंदर दाखिल हुआ। वो पीछे मुड़ी और जैसे ही अरमान को मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल होते देखा तो एक सांस ऊपर और दूसरा सांस नीचे रह गया। अल्लाह जी, इसके सामने बेइज्जती से बचा ले वरना बड़ी बेइज्जती हो जानी है मेरी। वो दिल में दुआएं करती हुई वापस मुड़ी। अरमान इसे इस कमरे में देखकर हैरान हुआ, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके ब्रिगेडियर हारून की तरफ बढ़ा।
वो लड़की अब वो नहीं थी जिससे मिलने की से शिद्दत से तड़प थी। वो तो दुनिया के रंगों में रंग जाने वाली एक रंगीली लड़की थी। इस सब में गलती क्या है, इसके दिल ने बेहतियात सोचा, लेकिन फिर सही भी क्या है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम मैन। वो खुश दिली से मुस्कुराए। आओ बैठो ना, वैसे तो घर में मुलाकात हो ही जाएगी, लेकिन सोचा असद से मिलने आए हो तो मुझसे भी एक बार मिल लो। वो मुस्कुराए। अरमान इनके पास ही पड़े काउच पर मुस्कुराते हुए बैठ गया और फिर फ़ौरन इनकी निगाह सामने खड़ी विलादा पर पड़ी। मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए डॉक्टर विलादा, बल्कि वजाहत चाहिए। वो बोले। वजाहत यह है कि आपका बेटा मुझे जीने नहीं देता सर। वो बेधड़क बोली और सब इसका मुंह देखते रह गए। क्या आपको दनियाल से कोई प्रॉब्लम है? हारून साहब ने इसे आराम से ही हैंडल करना चाहा। नो सर, लेकिन इन्हें मुझसे कोई ना कोई मसला ज़रूर है। मैं रास्ते से गुजर रही होती हूँ तो ये मेरे आगे पाँव रख देते हैं और मैं हमेशा बुरी तरह गिर जाती हूँ। आप अपने CCTV कैमराज में भी देख लें। और आज तो इन्होंने हद ही कर दी। मैं असद के कमरे में अपनी ड्यूटी देने जा रही थी तो इन्होंने मेरी साड़ी का पल्लू दरवाजे से बांध दिया, जिसकी वजह से मैं गिरते गिरते बची। आप इनसे कहें कि ये मुझसे दूर रहें। वो गुस्से में थी। दनियाल का तो गला ही सूख गया था, जैसे बोला सब कुछ इसने हो। CMH में हम इस तरह की कोई भी बचकानी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे डॉक्टर दनियाल। समझ आ रही है आपको, या फिर आपकी समझ में आने वाला तरीका इस्तेमाल करूं? वो फ़ौरन कुर्सी से उठकर महज़ब तरीके से खड़ा हो गया। जी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत सी बातों में कसूरवार ये भी होती है। जैसे एक बार ये हाथ में जूस पकड़े जा रही थी, जैसे ही मुझे देखा तो टक्कर मारकर सारा जूस मुझ पर गिरा दिया और फिर माजरत करके ऐसे गई कि जैसे जूस मैंने गिराया था। वो गुस्से से बोला। तुम दोनों को मालूम है कि मैं रिटायर होने वाला हूँ। मुझे लगता है कि अपनी हरकतों की वजह से तुम दोनों मेरे से पहले ही रिटायर हो जाओगे। इनकी बात पर वह दोनों चाहने के बावजूद भी अपनी हंसी ना रोक पाए और फ़ौरन बुरी तरह हंसने लगे। सॉरी सर, सो सॉरी, विलादा ने कहते हुए अपने मुंह पर ज़ोर से हाथ रख लिया। इसकी आंखों से हंसने की वजह से पानी तक निकल रहा था। तुम दोनों सुधर जाओ। एक बार तुम दोनों के इस नॉन सीरियस बिहेवियर की किसी ने शिकायत कर दी ना, तो फिर मैं तुम लोगों को बचा नहीं सकूंगा। और विलादा, मुझे तुम जैसी पंक्चुअल लड़की से इस किस्म की गुस्ताखी की उम्मीद नहीं थी। मुझे यकीन था कि तुम अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में ये बचकानापन नहीं लाओगी। तुमने आज अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम नहीं दी, जिसका मुझे अफसोस है। हारून साहब ने ताज्जुब से कहा। सॉरी सर, आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपना सारा काम जिम्मेदारी से निभाऊंगी और महज एक कार्टून के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। इसने मायनी हेज लहजे में कहा तो हारून साहब मुस्कुरा कर रह गए। अरमान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट सिमट आई। इसकी बातें पता नहीं क्यों इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। वो तो अपनी इंसल्ट को भी इंसल्ट के मायनों में शुमार नहीं करती थी। बाबा देख रहे हैं आप इनको? दनियाल बोला। अंकल, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि कैप्टन दनियाल मेजर असद जैसे बहादुर और आप जैसे शफीक और हैंडसम आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं। वो दनियाल की बात को खातिर में लाए बिना बोली और दनियाल का तो जैसे मुंह ही फूल गया। ये लें आप। हारून साहब ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल कर कुछ सफ़ेद रंग के 40 कागज़ इसके सामने रखे। वो हैरानी से आंखें फैलाई इन कागज़ों को देखते जा रही थी। ये क्या है सर? नज़र तो इसे भी आ रहा था कि वो क्या बला थी। A4 पेपर्स हैं। वो मुस्कुराए। दनियाल का चेहरा भी खिल उठा। वो भी ऐसी सज़ाएं काट चुका था। अरमान ने इन पेपर्स को देखने के बाद इसका खौफ में फैला हुआ चेहरा देखा। वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? वो मुंह फैलाए बोली। आप कमरान से पूछकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का अगला शेड्यूल तैयार करेंगी और ये काम मुझे कल तैयार मिले, और मुझे यकीन है कि आप अपने तमाम काम जिम्मेदारी से निभाती हैं। वो प्यार से बोले और इसकी तो जैसे सांस ही रुक गई। नो सर, ये बहुत मुश्किल है। मैंने माफ़ी मांग तो लिया आपसे। वो रो देने को हुई। इतनी देर में हारून साहब का फ़ोन आ गया। इन्हें सर्जरी के लिए जाना था। विलादा, परसों पार्टी है, मेरे घर ज़रूर आना। वो कहकर मुस्कुराते हुए कुर्सी पर से उठ गए। सर, मुझसे नहीं होगा और ये सज़ा बहुत बड़ी है। यहाँ पर हर रूल तोड़ने पर कफ़ारा भरना पड़ता है विलादा बेटा। और ज़रा लड़ने से फारिग हो जाएँ तो दनियाल से पूछिएगा कि इन्हें किस किस चीज़ की सज़ा मिली है। वो मुस्कुराते हुए बोले और फिर अरमान को देखा। फिर आज घर का चक्कर लगाना, खान साहब से भी बात हो जाएगी। इनका इशारा आफ्ताब साहब की तरफ था। ज़रूर, वो मुस्कुराते हुए बोला। फिर वो कमरे से बाहर निकल गए और वो वहीं पर गिरने के अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। दनियाल और अरमान अब इसे देख रहे थे। दनियाल, बदतमीज़ इंसान, ये तुमने क्या कर दिया है? इन पेपर्स को तो देखते ही मेरे दिल को कुछ होने लग गया है। वो मेज़ पर कोनी रखते हुए हाथ सर पर गिराकर बैठ गई। दनियाल हंस रहा था। इसने फ़ौरन अपना चेहरा ऊपर किया। अरमान एक बार फिर इससे बड़े गौर से देख रहा था। वो इसकी समझ से बिल्कुल बाहर होती जा रही थी। तुम लोगों को पता है कि ये A4 पेपर्स मुझे C4 धमाकों से ज़्यादा जानलेवा लगते हैं। दनियाल मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था।
और अरमान दूसरी तरफ हका बका इसे देखे जा रहा था। कितने आराम से वो इसको भी अपनी बात में शुमार कर चुकी थी। चलो लाओ, मैं तुम्हारी मदद करा दूंगा, दनियाल बोला। अरमान इसकी बात पर हैरान हुआ। अभी 2 मिनट पहले तो वो एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे और अब इससे हमदर्दी कर रहा है। मिस्टर दानियाल, आपकी इन चालाकियों से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। मेरी मदद करके एक बार फिर आप मेरी शिकायत लगा देंगे ना, इसलिए मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। अरमान को इसकी बात अब समझ में आई। दनियाल मुसलसल हंसता जा रहा था। ये कहकर वो अपने हाथ में पेपर्स पकड़कर तेज़ी से बाहर निकल गई। ये लड़की कौन है दनियाल? वो दिलचस्पी से बोला। चुड़ैल है, 1 नंबर की। वो इसके जवाब में अरमान ने नफ़ी में सर हिलाया। इसने सवाल ही गलत बंदे से कर दिया था। वो भी तासुफ में सर हिलाता हुआ वहाँ से उठकर कमरे से बाहर निकल गया और दनियाल वहीं पर बैठा मज़े से कुछ और सोचने लगा। इसने आहिस्तगी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और थके मांदे जिस्म से अंदर चलकर आ गई। अपने बैग और हाथ में पकड़े पेपर्स इसने बेड पर रखे और अपना बाजू पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई। बस शाम ढली और एक बार फिर तमाशे का एहतमाम हुआ। और तमाशा जो ज़िंदगी का इसने खुद बना रखा था और ख़ुद इससे सबके सामने लगाती थी। वो बेड पर से उठकर सामने पड़े ड्रेसिंग टेबल के पास आई और बहुत गौर से अपने आप को शीशे में देखने लगी। अपना अक्स, तन्हाई, कुछ बिखरी यादें, हालीपन, थकन इसे मुसलसल ये याद करवा रही थी कि ज़िंदगी जालिम है, बहुत जालिम, फ़कत जालिम है। इसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और अजीब तरीके से इसे देखते गई। वो तो ज़िंदगी से लड़ रही थी। इसे डर लगता था कि ज़िंदगी इस पर हंस रही है, तो वो इस डर को ख़त्म करने के लिए ज़िंदगी में हंसती थी। वो इस ज़िंदगी को अपनी मुस्कुराहट दे रही थी जिस ज़िंदगी ने इससे इसकी हर चीज़ छीन ली थी। वो तो इस ज़िंदगी में खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रही थी जिस ज़िंदगी ने इसके पास खुश रहने का कोई जवाब नहीं छोड़ा था। इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू टपक पड़े। वो पीछे मुड़ी और इस कमरे को देखने लगी। अंधेरा, इंतहा का अंधेरा था इस सुनसान कमरे में, या शायद लाइट्स आज ऑन होने के बावजूद भी इसे वो कमरा तारीक में लग रहा था। इसके दिल पर बोझ था, जैसे दुनिया के सारे पत्थर इसके सीने पर रख दिए हों जो पानी का गुजर इसके अंदर से नहीं होने देते थे। ज़िंदा रहने की सारी वजूहात ख़त्म हो चुकी थी। ज़िंदगी ने पहले ही इसके माँ बाप इसे छीन लिए, फिर इसका भाई और फिर इसके दादा। कुछ बाकी नहीं रहा था, ना कोई आस पास बाकी था और ना ही कोई उम्मीद पीछे रह गई थी। और वो जिसका इसने बरसों इंतज़ार किया था वो तो ज़िंदगी से भी बड़ा जालिम निकला था। ज़िंदा रहकर भी इसने मुड़कर इसे नहीं देखा था। संग दिल शख्स, बेरहम इंसान जो शायद हर चीज़ भूल भी चुका था, जो इसे भूल चुका था, जो शायद अपनी ज़िंदगी में इतना मगन था कि इसे कोई याद तक ना होगा। वो भी किसका इंतज़ार कर रही थी? ऐसे शख्स का इंतज़ार जो इसे भूल भी गया होगा। वो वहीं पे ज़मीन पर बैठ गई। वो तो सबको खुश देखना चाहती थी, इसलिए अपनी तकलीफ़ भी भुला बैठी। किसी की आंख में आंसू इसकी बर्दाश्त से बाहर होते, लेकिन इसकी अपनी आंख से तो कभी नमी ख़त्म ही नहीं हो सकती थी। वो तो अपने साथ भी जुल्म कर रही थी। वो तो खुद भी जालिम थी जो हंस कर अपनी अजियत दूर करने की कोशिश करती, हालांकि मुस्कुराने का हक़ तो किसी ने इसको कभी दिया ही नहीं था। और वहशत से अपने इर्द गिर्द देखने लगी। कोई इससे पूछे तो सही कि तुम्हें तन्हाई से डर लगता है या नहीं। कोई एक बार इससे कहे तो सही कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई इससे एक बार कहे तो सही कि इस मुस्नई मुस्कुराहट में हंसती हुई तुम बहुत बुरी लगती है। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि मुस्कुराते कैसे हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तुम ज़िंदगी के मायने गलत लेती हो। ज़िंदगी तो बहुत मुक़द्दस है। कोई इससे ये क्यों नहीं कहता कि विलादा, ज़िंदगी तुम्हारे लिए भी है, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन तुम भी खुश रह सकती हो। इसने ड्रेसिंग टेबल के साथ अपनी कमर टिकाकर आंखें मूंद ली। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहते जा रहे थे जो इसके पीछे से होकर बालों में जज्ब हो रहे थे। 2 साल बाद जब आसिम साहब का इंतकाल हो गया तो इनकी सारी कस्टडी पहले से ही इसके नाम थी। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से पहले के चंद अरसे में वो अपनी माँ की सेकंड कज़न के पास रही थी। वहाँ पर तो जैसे कुछ ज़्यादा ही तन्हाई का शिकार हो गई थी। फिर अपनी सारी मेहनत और लगन के बलबूते पर वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने लगी। आज वो एक कामयाब और बहुत ही ज़हीन डॉक्टर थी जिसके हाथों से बहुत से लोगों को शफा मिलती थी और अल्लाह ने इसे दूसरों की जान बचाने की तौफीक भी दी। लेकिन पता नहीं दूसरों को बचाते बचाते वो खुद भी बची थी या नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मर चुकी थी, अंदर से और बाहर से वो पूरी तरह मर चुकी थी। अक्सर इंसान जब दूसरों को तसल्लियाँ और खुशी देने की कोशिश करता है तो वही तसल्ली और खुशी इसे अपने लिए भी चाहिए होती है, लेकिन अपनी दफ़ा सब खुद हर्ज हो जाते हैं। किसी ने इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर अंदर की अजियत को कभी नहीं जाना। ज़िंदगी का एक एक कदम इसके लिए मज़ीद कठिन होता जा रहा था। इसे अब किसी के हाथ की ज़रूरत थी। इसे अब किसी का सहारा चाहिए था। इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। इसने बेजारी से अपनी आंखें खोली। कौन? वो वहीं पर बैठी हुई बोली।
आप ही मैं अलीना, खाना लग गया है, आप आकर खा लें। इसे बाहर से जानी पहचानी आवाज़ आई, मैं आती हूँ, वो ऊंची आवाज़ में बोली ताकि बाहर खड़ी अलीना को समझ में आ जाए। फिर वो उठी और अपने कमरे की खिड़की की तरफ आ गई। ठहरा हुआ साधन था गहरी उदास शाम दिल के नगर में छाई थी। जज्बों की वो नमी, फूलों की किस तरह में लम्हात, आखिरी वो मुलाकात आखिरी। ये भी ज़िंदगी का एक कड़वा सच था कि वो इस जालिम को अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाई थी, वो इसे कभी भी भूल नहीं पाई थी। वक्त के साथ साथ इससे मिलने की तड़प बढ़ती जा रही थी। वो खिड़की के पास से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। इसे अभी मज़ीद रास्ते तय करने थे। मंजिल तो कोई भी नहीं थी, लेकिन इसे आगे ज़रूर बढ़ना था। खारिया में ये इसकी पहली पोस्टिंग थी। इससे पहले इसकी लाहौर में थी। यहाँ पर इसने अपने लिए एक नया घर खरीद लिया था, अपने घर से बहुत दूर। और इधर इसके साथ सिर्फ 2 ही लड़कियाँ थीं, जो कि खुद भी डॉक्टर थी और एक मुलाजमा रह रही थी। वो अपने शहर आने के बाद सिर्फ एक बार ही अपने उस घर में गई थी, एक छोटी सी कोशिश करने, इसे किसी तरह वापस पाने की कोशिश, शायद ज़िंदगी को पाने की एक कोशिश। वो आज मेन डोर से होकर अपने कमरे के बजाय सीधा किचन में चली गई। इसने कलाई में बांधी अपनी स्याह रंग की घड़ी को देखा, जिस पर घड़ी शाम के 7:30 होने का अंदिया दे रही थी। आपा वो किचन में पहुंची तो सामने एक अधीर उम्र औरत खड़ी खाना बना रही थी और इनके साथ ही रिता भी खड़ी इनकी मदद करवा रही थी। इसकी आवाज़ पर वो दोनों मुड़ी। जी वो बोली, आप ऐसा करें कि आज खाना खुद खा लीजिएगा, मुझे फ़िलहाल भूख नहीं है, अगर रात को भूख लगी तो मैं खा लूँगी। वो मुस्कुरा कर बोली। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वो मुस्कुराना किस कदर तकलीफ़ दे रहा था इसे। लेकिन तुम कहाँ पर जा रही हो? साथ खड़ी रिदा हैरानी से बोली। मैं सोने जा रही हूँ, थोड़ी सी थक गई हूँ, वो मुस्कुरा कर बोली और वापस मुड़ी। इसके बिल्कुल सामने सैर खड़ी थी। वो ज़रा देर को ठटकी। मुझे पहले ही पता था कि तुम आज पार्टी पे नहीं आने वाली, हालांकि तुम्हारी जैसी जिंदा दिल लड़कियां तो पार्टीज़ के आने का पल पल इंतज़ार करती हैं। अब तुम्हें क्या मसला है? सहर बोली। जिंदा दिल लड़की? क्या सच में इसके साथ जिंदा दिल लड़की का टैग लगा हुआ था? शायद हाँ, क्योंकि जो नकाब इसने अपने चेहरे पर चढ़ाया हुआ था वो तो एक ज़िंदा दिल लड़की का ही था। काश ये नकाब सच होता, काश वो वाकई में ज़िंदा दिल होती। सहर बहुत थक चुकी हूँ, अब 2 कदम मैं मज़ीद चलने नहीं पाऊँगी। वो मुंह बनाकर बोली। कोई बहाना नहीं चलेगा, आप जल्दी से चल कर तैयार हो, मैं यहाँ पर बैठी तुम्हारा वेट कर रही हूँ, चलो शाबाश जल्दी से आ जाओ। और इसके आगे वो कोई बहस नहीं करना चाहती थी, तो आजिज़ आकर हार मान ली। और वो हार जो ज़िंदगी की जुटाई पर भी कभी कभार मान लिया करती थी। गाड़ी ड्राइव से गुज़रती हुई सीधा पोर्च में जाकर रुकी। इसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट से सहर बाहर निकली। देखो अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई और तुम मुझे यहाँ ले आई हो, इससे अच्छा था कि घर में थोड़ी देर रेस्ट ही कर लेती, वो बेजारी से बोली। चलो तुम मेरे साथ लाउंज में आओ, थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर लोग आना शुरू हो जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा, वो बोली और इसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई। इसने स्याह रंग की सिल्क की सादा शलवार कमीज़ पहन रखी थी, जिसके साथ इसने स्याह रंग का शिफॉन का ही दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। बाल हमेशा की तरह खुले हुए थे। मेकअप के नाम पर इसने आंखों में आई लाइनर और मस्कारा लगा रखा था। वो बहुत ही सादा और हसीन लग रही थी। ये सच बात थी कि जिस चीज़ में जितनी सादगी होती है वो चीज़ इतनी ही कीमती और खूबसूरत भी होती है। वो दोनों मेन डोर से होकर सीधा लाउंज में चली गई। तमाम मुलाजिम अंदर बाहर पार्टी के इंतजाम करने में लगे हुए थे। इस वक्त लाउंज में सिर्फ 3 लड़के ही सोफ़े पर बैठे थे। अस्सलामुअलैकुम, वो मुस्कुराकर इन सब की पुश्तों को देखते हुए बोली, जिनके चेहरे टीवी की जानिब मरकूज़ थे। इसकी आवाज़ पर सब पीछे मुड़े। जवाब देने के बाद दनियाल फ़ौरन बोला, ओह आज तो बड़े बड़े लोग अपने घर में नज़र आ रहे हैं, वो शरीर लहजे में बोला। और आज कुछ लोग तो इतने छोटे हो गए हैं कि सही से नज़र भी नहीं आ रहे। वो साथ ही पड़े सिंगल सोफे पर बैठे हुए बोली। अरमान की एक बार फिर बेख्तियार नज़र इस पर पड़ी। कुछ लम्हे तो वो इस पर से नज़र ही नहीं उठा पाया। वो वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वो बचपन वाली विलादा ही है। लेकिन फिर कुछ सोच कर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय कदरे हुफ्की और सख्ती आ गई। कैसी हो मेरी बहन? असद प्यार से बोला। मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? चोट ठीक हो गई? वो मुस्कुराकर बोली। हाँ आप तो बिल्कुल ठीक हो गई है। असद भी मुस्कुराया। फिर विलादा की निगाह इसके साथ बैठे अरमान पर पड़ गई तो जैसे चेहरा खिल उठा। अरमान इस वक्त सूट में मलबूस था, जिसका कोट उतार कर साथ ही सोफे पर रखा गया था। स्याह रंग की ड्रेस शर्ट के सामने वाले 2 बटन खुले हुए थे और आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ाई हुई थी। वो हमेशा की तरह ही हैंडसम लग रहा था। ओह तो आप भी यहाँ पर हैं, क्या हाल चाल हैं आपके? इसकी इतनी दोस्ताना आवाज़ पर अरमान बाकी सब भी हैरान रह गए। अरमान का बेइख्तियार दिल किया कि इसे
एक दो लगाए, वो कैसे किसी से इस कदर फ्री होकर बात कर सकती थी। अभी तो सामने वो बैठा था, लेकिन अगर इसके सामने कोई और होता तो वो क्या ऐसे ही हर किसी से बात करेगी। इसे मालूम हो चुका था कि अब इसे क्या करना है। ठीक हूँ, वो मुख्तसर सा बोला तो जैसे वहाँ पर बैठे तमाम लोगों की सांस में सांस आया। असद तो जैसे कदरे बेयकीनी से अरमान को देख रहा था। जितना वो इसे जानता था तो वो कभी भी किसी की बेतकल्फाना बातें बर्दाश्त नहीं करता था, खास करके जब मुकाबिल में लड़की हो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इन सबको अपने अकब से हारून साहब की आवाज़ आई। विलादा और अरमान अपनी जगह पर से उठ गए। हारून साहब इन दोनों को गले लगाकर मिले। चलो विलादा, मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो। अब शायद मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए, सहर ने कहा। तुम्हारा घर तो बहुत दूर है, विलादा उठते हुए बोली। नहीं, ये बिल्कुल साथ वाला घर हमारा ही तो है, वो हैरानी से बोली। अच्छा, तो आप दोनों हमसाए भी हो? वो असद और सहर को बारी बारी देखती हुई हैरानी से बोली। इसकी बात पर हाल में मौजूद तमाम लोग हंस दिए। विलादा ने ना समझी सही ने देखा। असद मेरे ताया अब्बू का बेटा भी है, हम दोनों फर्स्ट कज़न हैं। सहर ने सबसे पहले अपनी हंसी दबाई और फिर बोली, शाबाश, सारा दिन अपनी सहेली के साथ इर्द गिर्द की फजूल बातें करती रहती हो, कभी काम की बात की हो तो तुम्हें काम की बातें पता चले ना। अरमान ने अपने फ़ोन को अपनी शहादत की उंगली पर घुमाता हुआ इसे बड़े गौर से देखकर दिल ही दिल में सोच रहा था। ओह अच्छा, यानी आप लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। इसके इस बेवकूफ़ाना सवाल पर सब एक बार फिर हंस दिए। इसे तो वो अब भी बिल्कुल 13 साल की ही लग रही थी, लेकिन अब इसे इसकी हालत पर अफसोस हो रहा था। ज़ाहिर सी बात है, कज़न्स हैं तो पहले से जानते ही होंगे, सहर ने कहा और इसका हाथ पकड़ा। इसे वापस मेन डोर की तरफ ले गई, लेकिन अरमान वहाँ पर बैठा बड़ी गहरी सोच में डूब गया। इसे अभी इसकी कुछ देर पहले यूँ फ्री हो जाने वाली आदत से अजीब किस्म की कोफत हो रही थी। इसे मालूम था कि इस तरह लोग किसी लड़की के कितने फ़ायदे उठा सकते हैं। वो सहर के घर से होकर एक बार फिर इसी के साथ ही हारून साहब के घर आ गई। सहर ने गहरे सब्ज़ रंग की मैक्सी पहन रखी थी, जिसके किनारों पर डार्क ब्राउन रंग की भारी लैस लगी हुई थी। शिफॉन का दुपट्टा इसने अपने गले में लिया हुआ था। वह दोनों किचन की तरफ आ गई। अरे लड़कियों, इतना बड़ा कहका क्यों लगा रही हो? सहर किचन में आते ही वहाँ टेबल के गिर्द लगी कुर्सियों पर बैठी 8-9 लड़कियों को हंसते देखकर मुस्कुराई। विलादा भी वहीं पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। सहर इसके और अपने लिए बाउल में आइसक्रीम डालने लगी। किचन के दरवाजे से घर की पिछली तरफ के लॉन का मंजर इसे साफ साफ दिख रहा था। कुछ नहीं, हम तो बस एक दूसरे से अपने अपने फेवरेट मूवी डायलॉग्स के बारे में पूछ रहे थे। इनमें से एक लड़की बोली, जिसने ब्लैक कलर की स्लीवलेस चमकीली टॉप पहन रखी थी। अच्छा, तो दोबारा शुरू हो जाओ, फिर भी तुम लोगों को अपना फेवरेट डायलॉग सोचकर बताती हूँ। सहर आइसक्रीम का प्याला विलादा को पकड़ाती हुई बोली। विलादा ने वो प्याला मुस्कुराकर ले लिया। किचन में मुलाजिम ने सामने खड़े मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूब बड़ी महारत से तैयार कर रहे थे और वक्फे से कुछ लोग किचन के रास्ते से होते हुए बाहर लॉन भी आ जा रहे थे। फिर मलाइका, तुम सबसे पहले अपना कोई फेवरेट डायलॉग बताओ। वो लड़की अपने बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई मलाइका से बोली, जो इस बात में सर हिलाकर कुछ लम्हे सोचने के बाद बोली। विलादा अपने मुँह में मैंगो आइसक्रीम की एक चम्मच डालते हुए बड़ी दिलचस्पी से इसे देख रही थी। इसके इस डायलॉग पर सारी लड़कियों ने एक बार फिर ज़ोरदार कहका लगाया और वो डायलॉग ये था, आई डोंट वांट टू, आई सर्वाइव, वांट टू लिव। लेकिन दूसरी तरफ विलादा को ऐसे लगा जैसे किसी ने इसके दिल की हालत पर से पर्दाफाश किया हो। इसने एक झटके से अपनी चम्मच को वापस प्याले के अंदर रखा और इन लड़कियों के हंसते हुए चेहरे देखने लगी। क्या सब इस पर हंस रहे थे? इसने बेएहतियात सोचा और फिर फ़ौरन नफ़ी में सारी लाया, नहीं, ये तो सिर्फ एक डायलॉग है। लेकिन अगर किसी ने इसके अंदर की तकलीफ़ को कभी जांच लिया तो क्या ये सब इस पर ऐसे ही हंसेंगे? इसने बेयकीनी से मलाइका को देखा, जो सारी लड़कियों को तेज़ निगाहों से देख रही थी। वैसे ये कौन सी मूवी का इतना इमोशनल डायलॉग है? इस चमकीली टॉप वाली लड़की ने इस्तहज़ाइया अंदाज में कहा और विलादा को लगा कि तंज इस पर किया गया है। सेकंड ईयर्स टू स्लेव, वो मुंह बसूरते हुए बोली। वैसे ये डायलॉग मेरे दिल से बहुत ज़्यादा करीब है। तुम लोगों ने इसका मजाक उड़ाकर सारा चार्म ख़त्म कर दिया है, मलाइका बोली। साथ बैठी एक लड़की ने मुस्कुराते हुए सहर को देखा। चलो सहर, अब तुम अपना कोई फेवरेट डायलॉग बताओ जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो। इसकी बात बस सहर फ़ौरन बोली, यू ओनली गेट वन लाइफ, इट्स एक्चुअली योर ड्यूटी टू लिव इट एज़ फुली एज़ पॉसिबल। वो मुस्कुरा कर बोली, and this one is from my most favorite movie, Me Before You.
सहर मुस्कुराकर बोली, अच्छा है। सामने बैठी एक लड़की बोली, लेकिन इस डायलॉग को भी सुनकर जैसे विलादा एक बार फिर सकते की हालत को पहुंच गई। वो लड़की अब मज़ीद बहुत सी बातें कर रही थी, लेकिन वो तो जैसे इस डायलॉग में ही खोकर रह गई थी। क्या यहाँ पर इसे इसकी ज़िंदगी की किताब खोल कर दिखाई जा रही थी? पहले डायलॉग में इसके दिल की हालत बताई गई थी और दूसरे डायलॉग में इसे इसकी मजबूरी भी बताई गई थी, लेकिन क्या ज़िंदगी इसके लिए जीने की जगह नहीं? इसे एहसास नहीं हुआ कि कब इसकी आंखों से बेहतियात आंसू टपक पड़े। इट्स योर टर्नी नाउ विलादा। सहर मुस्कुराकर इसके शाने से अपना शाना मिस करती हुई बोली। वो इसे अपने नाक और आंखों के पास नमी महसूस हुई। वो किसी को भी ये आंसू नहीं दिखा सकती थी, लिहाजा वो फ़ौरन कुर्सी पर से उठ गई और 2 कदम चल कर रुकी। इसने फ़ौरन अपने आंसू साफ़ किए। वो वापस मुड़ी। सारी लड़कियां इसे ताज्जुब से देख रही थी। दरअसल ये डायलॉग बैठकर सुनाने वाला नहीं है। इसने फ़ौरन कोई बहाना बनाया। साहब ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और दिलचस्पी से देखने लगे। सुनो, बहुत सी बचपन की यादें इसकी आंखों के सामने आने लगी। जियो। उस्मान और अरमान का इसके इस बोरिंग से डायलॉग पर कहका लगाना। खुश रहो। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए 2 कदम पीछे मुड़ी। मुस्कुराओ, ये कहते हुए वो मज़ीद पीछे हुई और इसे लगा कि वो किसी चीज़ से टकरा गई है। वो बेइख्तियार पीछे मुड़ी। क्या पता कल हो ना हो। इसने अपने सामने खड़े इस अजनबी इंसान को आंखों में देखते हुए रुक रुक कर डायलॉग ख़त्म किया। कुछ लम्हे के लिए जैसे इर्द गिर्द खामोशी छा गई हो, गहरी खामोशी, जैसे इर्द गिर्द कोई भी ना हो, सिर्फ वो थी या फिर वो था। इसकी पलकें अभी तक भीगी हुई थी, इसके रुखसार अभी तक तर थे। सामने खड़ा शख्स अजीब किस्म की बेयकीनी अपनी आंखों में लिए इसी को देखने लगा। विलादा। सहर ने उठकर इसके शानों पर हाथ रखा। इसने ठुटक कर सहर को देखा और फिर अरमान को। आई एम सॉरी, ये कहकर वो भागती हुई किचन से बाहर निकल आई। इसे डर था कि किसी ने इसकी आंखों को देख ना लिया हो। इसे अपने ऊपर हंसे जाने का खौफ था। वो भागती हुई वॉशरूम की तरफ गई और जल्दी से अपने मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। फिर इसने अपना चेहरा साबुन से रगड़ रगड़ कर साफ किया। इसकी आंखों का सारा मेकअप साथ ही धुल गया। सिंक की टूटी बंद करके इसने स्टैंड पर पड़े तो तौलिए से अपना चेहरा साफ किया। बहुत बेवकूफ़ हो तुम, बेइज्जती करवाने जा रही थी अपनी। वो दिल ही दिल में बोली और एक बार फिर वो वापस पलटी और अपने आप को शीशे में देखने लगी। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। इस नुमाइशी दुनिया में तुम जचती ही नहीं हो। इन सब लोगों की तो अपनी अपनी दुनिया है, अपना ख़ानदान है। दुख दर्द बांटने के लिए हम दर्द हैं, गिरने के बाद संभालने वाले सहारे हैं। तुम्हारे पास क्या है विलादा हाशमी? ना कोई ख़ानदान, ना कोई हमदर्द और ना ही कोई सहारा। तुम बस एक भटकी हुई मुसाफिर हो, एक अनजान रास्ते पर चलती हुई तनहा गुज़र, जिसकी हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं, जिसका कोई मुहाफ़िज़ नहीं। तुम विलादा सुल्तान एक बहुत ही बेकार चीज़ हो जो किसी के काम नहीं, जिसकी ज़रूरत किसी को भी नहीं हो। वो अपने आप को कराहत अमीज़ अंदाज में देखती हुई वापस मुड़ी। वो वॉशरूम से बाहर निकली तो सामने सहर परेशानी से खड़ी थी। वो इसे देखकर हैरान हुई। तुम्हें क्या हुआ? वो चेहरे पर मसनूई हैरानी लाते हुए बोली। तुम कहाँ पर चली गई थी? मैं इतना परेशान हो रही थी। इसके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। विलादा ना चाहते हुए भी मुस्कुराई। यार, मेरी आंखों में शायद कोई चीज़ चली गई थी जिससे बड़ी जलन हो रही थी, इसलिए भागती हुई वॉशरूम गई। वो प्यार से बोली। और तुम्हें क्या लगा कि मैं रो रही थी? वो मुझे वाकई में लगा था कि तुम रो रही थी। सहर परेशानी से बोली। पागल हो तुम जो ये सोच रही थी। विलादा सुल्तान कोई रोने के लिए नहीं बनी, बल्कि खुशियों को जीने के लिए पैदा हुई है। वो मुस्कुराकर अपने चेहरे पर दुनिया जहान की खुशी लिए बोल रही थी। चलो फिर आओ, चलकर खाना खाते हैं। सहर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट सिमट आई। विलादा इस बात में सर हिलाती हुई इसके साथ चल दी और इन दोनों के पीछे दीवार के साथ कमर टकाए अरमान नफ़रत से विलादा की पुश्त को देख रहा था। मैंने सोच भी कैसे लिया, तुम जैसी गैर संजीदा और बेवकूफ़ लड़की किसी को भी याद कर सकती है। इसने इसका डायलॉग सुनने और फिर इसकी आंखों में नमी देखकर यही समझा कि शायद इसे उस्मान या इसकी याद आ रही थी, या शायद विलादा वो नहीं थी जो नज़र आ रही थी। लेकिन अब इसकी बात सुनकर जैसे इसे मुकम्मल तौर पर एतबार हो चुका था कि वो वाकई में बहुत संगदिल हो चुकी है। इसे अपने अंदर का अधूरापन जैसे बहुत मज़ाहिया सी चीज़ लगता था। इसे किसी की ज़रूरत नहीं है और वो अपनी तन्हा ज़िंदगी में ही मस्त है। लानत हो मुझ पर और तुम पर भी विलादा सुल्तान। ये कहकर वो दीवार के साथ टेक छोड़कर आगे बढ़ गया। वो जो अपनी असलियत बताने का सोच रहा था, अब इरादा कर चुका था कि कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि विलादा सुल्तान को किसी की ज़रूरत नहीं है। वो हर चीज़ भूल चुकी थी। वो अरमान और उस्मान को भी भूल चुकी थी।
इनवाइट करने का शुक्रिया अंकल और आंटी, अब मैं चलती हूँ। वो मुस्कुराकर हारून साहब और इनके साथ खड़ी इनकी मिसेस से बोली, अरे अभी तो बहुत जल्दी है, कुछ देर मज़ीद रुक जाओ। असमा साहिबा ने खूबसूरत स्याह रंग की साड़ी पहन रखी थी और साथ डायमंड ज्वेलरी पहन रखी थी। नहीं आंटी, आप वाकई मैं बहुत थक चुकी हूँ, और वैसे भी अंकल ने जो सारे स्टॉप का शेड्यूल बनाने को दिया था ना, अभी तक इसकी थकन ही ख़त्म नहीं हुई। वो मसनूई नाराज़गी से हारून साहब को देखते हुए बोली तो वह कहका लगाकर हंस दिए। आप भी क्या करते हैं, इतनी छोटी सी जान पर इस कदर जुल्म करते हुए आपको सोचना चाहिए। वो भी शिकवा अमेज़ निगाहों से इन्हें देखती हुई बोली, चलो भाई खैर है, अगली बार अगर गलती की तो सज़ा घटा देंगे। वो मुस्कुराते हुए विलादा को अपने साथ लगाते हुए बोले, चले ठीक है, फिर कल हॉस्पिटल में मुलाकात होती है, आप दोनों अपना ज़्यादा सा ख्याल रखिएगा। फिर वो इन दोनों से एक बार फिर से मिली। क्या अपनी गाड़ी पर आई हो? हारून साहब मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, मुझे तो सहर ने पिक किया था। वो मुस्कुराई, लेकिन बच्चे आप तुम वापस कैसे जाओगी? इस्मा साहिबा बोली, देख लेती हूँ अगर कोई लिफ्ट मिल जाए तो, वरना पैदल सफ़र करने से आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी। वो मुस्कुराई, नहीं बेटा, ऐसे अकेले तो नहीं जाना, दोनों ड्राइवर ही किसी काम से बाहर गए हैं, सहर भी बिज़ी ही लग रही है। हाँ, शायद अरमान भी निकल रहा है। वो आखिर में मुस्कुराए। अरमान, वो कदरे ऊंचा बोले। करीब ही किसी मर्द से बात करते हुए अरमान ने इनकी आवाज़ सुनी और फिर इन्हीं की तरफ बढ़ा। जी अंकल। वो मुस्कुराते हुए इनके पास आया और एक नज़र इनके पास खड़ी सर झुकाई हुई विलादा को देखा। तुम भी अभी निकल रहे हो ना? अगर कोई मसला ना हो तो रास्ते में विलादा को इसके घर ड्रॉप कर दो। वो मुस्कुराए, नहीं कोई मसला नहीं है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। वो कदरे मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू बेटा। वो मुस्कुराए, चलिए, अरमान ने इसे देखते हुए कहा। फिर वो दोनों ही इनको एक आखिरी बार मिलकर पोर्च की तरफ बढ़ गए, जहां गाड़ियों का एक बहुत बड़ा झुरमुट था। वो दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वो इसके साथ वाली फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। अरमान ने गाड़ी स्टार्ट की और इसे गेट से बाहर निकाला। अच्छा, तो आप एसएसजी कमांडो हैं? अभी गाड़ी सही से रोड पर चली भी नहीं थी कि इसने सवाल किया। वैसे एक बात पूछूं? कुछ में जवाब का इंतज़ार करने के बाद इसने शाने झुकाकर अगला सवाल किया। पूछो, अरमान बोला। इसकी निगाहें विंड स्क्रीन की तरफ ही थी। आपकी ट्रेनिंग वाकई में बहुत टफ़ होती थी ना? आइसमैन ने नेट पर आप लोगों की ट्रेनिंग देखी थी, मुझे तो रह रह कर होल उठ रहे थे। वो बोली, हाँ बहुत टफ़ होती है। वो मुख्तसर सा बोला, आपने सांप भी खाया हुआ है? वो झरझरी लेते हुए बोली, उसे तो सांप के नाम से ही खौफ आता था। वो सर्वाइवल ट्रेनिंग के दौरान खाना पड़ता है। वो पता नहीं क्यों, लेकिन इसके बाद का जवाब सुकून से दे रहा था। वो खुद भी हैरान था, सांप के अंदर तो जहर होता है ना? और इसी लम्हे इसे लगा कि वो वाकई में 13 साल की विलादा ही है, जैसे वो 13 साल पहले छोड़ कर गया था। इसने अफसोस से नफ़ी मसारी लाया, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो उस्मान बचपन में इसके बेवकूफ़ाना सवालों पर हिलाते थे। इसे खाने का एक तरीका होता था, वैसे ही नहीं, मुंह में डाल कर खाते। पता नहीं क्यों, लेकिन इसे हंसी भी आ रही थी। तो कभी कोई ऐसा लम्हा ज़िंदगी में आया कि आपको लगा हो कि आप खुदा न ख्वास्ता मर जाएंगे? हाँ, आया था ना ऐसा लम्हा। 13 साल पहले जब उस्मान मुझसे अलग हुआ था, जब तुम मुझसे दूर हो गई थी, तब लगा था वाकई में मर जाऊँगा। वो अपने दिल की सोच में इस कदर गुम हो गया कि विलादा के बुलाने पर भी वो हाल की दुनिया में वापस ना आया। ये सच था कि इसकी ज़िंदगी में हर महाज पर बहुत से लड़के शहीद हुए थे, जिनकी शहादत इसकी निगाहों के सामने हुई थी। तब भी इसका हौसला बुलंद होता था, जिसमें में इतनी मजबूती आ जाती कि एक आंसू तक न बहता। लेकिन जिस शहादत की गवाही इसने बरसों पहले दी थी, आज भी सोचता तो आंखें इश्क बहा हो जाती। आप मेरी बात सुन रहे हैं? वो विलादा की आवाज़ पर फ़ौरन इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ, इसके चेहरे पर तलही आ गई। अच्छा, तो फिर बताएं ना कि कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब लगे कि जान निकल जाएगी? वो मज़ीद दिलचस्पी से बोल रही थी। हाँ, एक बार जब ट्रेनर्स ने मेरे हाथ पाँव बांध कर पानी में गिरा दिया था, तब कुछ लम्हों के लिए लगा था कि मैं बच नहीं पाऊँगा। वो संजीदगी